हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद चाहत। तो अगर आप लोग इस चैप्टर के नोट्स चाहते हो तो आप जल्दी से जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे बेझिझक इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर हम लोग पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक होना चाहिए, राइट। तो पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा है और यह समझने के लिए कि ये वैश्विक मुद्दा क्यों है, हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि पर्यावरण की समस्याएं क्या क्या हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, दुनिया भर में जो कृषि योग्य भूमि है वो घटती चली जा रही है। ओके, चारागाह खत्म होते जा रहे हैं, मत्स्य भंडारों को भी फर्क पड़ रहा है, उनकी भी संख्या कम होती जा रही है। वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखोगे तो अंधाधुंध डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, खाद्य उत्पादन में भी कमी आ रही है, जैव विविधता को भी हानि पहुंच रही है, खाद्य उत्पादन भी ढंग से नहीं हो पा रहा है क्योंकि कृषि भूमि, जो कृषि योग्य भूमि है उस पर तो हम लोग अर्बनाइजेशन कर दे रहे हैं ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करे जा रहे हैं। जो मानव है वो अंधाधुंध अपना विकास कर रहा है, इंडस्ट्रीज लगा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहा है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। नदियों के पानी में गंदा पानी जा रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है। ओजोन परत आप देखोगे तो मतलब जो भी कंट्रीज़ हैं सब लोग अपना एक होड़ लगी है उनमें, विकास की होड़, कि हम सबको अपना डेवलपमेंट करना है, ठीक है। और ऐसे वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करती हैं, जिस वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, ठीक है। ओजोन लेयर आपको पता होगा कि वो हमारे एटमॉस्फेयर के पास होती है और वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो आपने ये सारी जो प्रॉब्लम्स पढ़ी, आपको लग रहा होगा कि ये सारी जो हैं ये सारी ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़ाई जानी चाहिए, पर हम तो ये सब पॉलिटिकल साइंस के में। स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। पर्यावरण की एक समस्या है कि ओजोन परत में छेद हो गया है। अब ओजोन परत में क्यों छेद हुआ है, ओजोन एक गैस होती है, उस परत में छेद हो गया है। ओके, तो ओजोन परत में छेद होने का कारण ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापवृद्धि, पूरे ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर टेम्परेचर यानी कि गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी बढ़ने का क्या रीज़न है? एक तो पॉल्यूशन बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, एयर को गंदा कर रहे हैं, वाटर को गंदा कर रहे हैं। एक तो पोल्यूशन रीज़न है, ठीक है, जिस वजह से गर्मी बढ़ रही है। और क्या रीज़न है? और रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और मीथेन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन। तो ये जो गैसेस होती हैं ना, हम कुछ चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि एसी वगैरह हम लोग चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, इनसे ये गैसेस निकलती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है उससे। तो ये जो गैसेस होती हैं ना, ये ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट पे इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ओके, इनसे क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब इनसे गर्मी जब बढ़ती रहती है ना, बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जब गर्मी बढ़ जाती है तो एक गैस होती है, एक गैस होती है ओजोन गैस। ओके, ओजोन गैस होती है,
इस गैस का क्या काम होता है, ये हमारे अर्थ के अराउंड रहती है, ठीक है, इसकी लेयर। और जो सन होता है उसकी रोशनी हम पे डायरेक्ट नहीं पड़ती है, वो इसमें से पास होके आती है, ठीक है। अगर हमारा तो ये हमें सन की रोशनी से प्रोटेक्ट करती है। अब सन की रोशनी में ऐसा होता है कि सन की जो रेज़ होती हैं उसमें वो होती हैं यूवी रेज़, अल्ट्रा वायलेट रेज़, बड़ा बैंगनी किरणें। अगर वो हम पे डायरेक्ट पड़ेंगी ना तो हमें स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मोतियाबिंद जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब वो समस्याएं ना हों, इस वजह से एक ओजोन लेयर हमारे अर्थ के अराउंड रहती है और वो हमें फिर सन की डायरेक्ट रेस से बचाती है। लेकिन अब हो गया है ओजोन परत में छेद। ओजोन परत में छेद होने का मतलब है कि यूवी रेज का डायरेक्ट अर्थ पे पड़ना, और जब वो यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेंगी तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होंगी, हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होंगी वो। ओके, तो इसलिए ये बहुत बड़े कंसर्न की बात हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी में एक कार्टून है, वो मैं लेकर आई हूँ। आप इस कार्टून में देखोगे तो हमारी अर्थ को एक यहाँ पे लाइटर की तरह दिखाया गया है, ठीक है, जो कि लाइटर जल रहा है। और ये जो हाथ है, उंगलियां हैं, इनको चिमनी की तरह दिखाया गया है। तो इस अर्थ को जलाने का काम कौन कर रहा है? ये ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ कार्टून है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी बढ़ रही है, ये किसके कारण बढ़ रही है? ये हम मनुष्यों के कारण बढ़ रही है, ठीक है। तभी तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो अंगूठा है, ठीक है, ये लाइटर के बटन पे रखा गया है, यानी कि हम ही इसे जला रहे हैं। हमारी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हम लोग ही जो हैं, हम ह्यूमंस ही जो हैं, ये हम लोग ही ग्लोबल वार्मिंग को होने से रोक सकते हैं। यही इस कार्टून में दिखाया जा रहा है, ठीक है। हम ही तो, अगर हम बटन दबा दें, ठीक है, तो ये, अगर हम पॉल्यूशन ना फैलाएं तभी तो ये फिर लाइटर की जो जल रहा है फिर ये नहीं जलेगा, ठीक है। और हमने ही बटन दबा रखा है, इस वजह से लाइटर जल रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और अगर हम अपनी कुछ आदतों को सुधार लें, अगर हम थोड़े सा अपना ऐशो आराम को त्याग दें, तो इससे फिर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। इन मसलों में अधिकांश ऐसे हैं ये जो हमने पीछे प्रॉब्लम्स पढ़ी अभी, ठीक है, जिनका समाधान कोई अकेले एक देश तो नहीं कर सकता है। इस वजह से इन मसलों पर पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कोई एक देश की बस की नहीं है ये, इसलिए पूरे विश्व को साथ आना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये जो पर्यावरण का मसला है, ये राजनीति का हिस्सा बन जाता है। तो हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। तो पर्यावरण को तो स्टार्टिंग से ही नुकसान पहुंचता आ रहा है, लेकिन ये कंसर्न की बात कब हुई? ये 1960 के दशक में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि पर्यावरण को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका था तब तक। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह, क्लब ऑफ रोम, 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश की अंदेशों को बड़ी खूबी से बताती है। तो 1972 में क्या होता है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं क्लब ऑफ रोम में। तो ये लोग एक पुस्तक निकालते हैं, लिमिट्स टू ग्रोथ, और इसमें बताया जाता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं, और वो फिर आगे आने वाले टाइम में नहीं बचेंगे। जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और पर्यावरण, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, और फिर वो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते चले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP
सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ओके, इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना था और तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मामला बन गया। फिर क्या होता है 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक एक बर्टलैंड रिपोर्ट छापी जाती है। इस रिपोर्ट में चेताया गया था, वार्निंग दी गई थी कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। ये जो आज की डेट में हम इतना डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं ना, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, अंधाधुंध इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, अपना जो विकास कर रहे हैं, हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, ये आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होने वाले हैं क्योंकि दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज़्यादा है। ठीक है, दक्षिणी हिस्सा यानी कि ये नॉर्थ है ऊपर, ये नीचे साउथ है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें विकास की मांग ज़्यादा है और ये जो रिपोर्ट है इसमें यही चेतावनी दी गई थी। अब आ जाता है रियो सम्मेलन। 1987 में रिपोर्ट छपी थी। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट छपी थी? आवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट छपी थी। फिर 1992 में क्या होता है, रियो सम्मेलन होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ये आपको आई थिंक ब्राज़ील दिख रहा होगा यहाँ पे, अमेरिका के पास देखोगे, ये अमेरिका है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको ब्राज़ील दिख रहा होगा। तो यहाँ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में ये सम्मेलन हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 के आसपास देश शामिल हुए थे, हज़ारों स्वयंसेवी संगठन शामिल हुए थे और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने इसमें भाग लिया था। ये 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। और क्या था, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला था। ठीक है, और फिर क्या होता है, रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आ जाती है कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी कि उत्तरी गोलार्ध और गरीब और विकासशील देश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंट के पैरोकार हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाती हूँ कि रियो सम्मेलन में क्या बात सामने आई थी। ये हमारी पूरी अर्थ है। ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, येलो से दिखाती हूँ। ओके, तो ये जो अर्थ है हमने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है। एक तो है नॉर्थ और एक है साउथ। ठीक है, ये जो नॉर्थ वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ओके, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं इसको। अब इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं रिच, अमीर और डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, यानी कि वो देश जो कि अमीर देश हैं, जिन्होंने अपना विकास कर लिया है, वो तो उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका जैसी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं, साउथ का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? इसमें आ जाती हैं पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, यानी कि जो गरीब देश हैं या जो विकासशील देश हैं, साउथ दक्षिणी गोलार्ध में वो कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ हो गई। ठीक है, तो ये इसमें ये रियो सम्मेलन में ये बात खुलकर सामने आ गई कि यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध है, इनकी जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध वाले वो अपना विकास कर चुके हैं, तो उनके लिए विकास करना इतनी बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि वो अपना विकास कर चुके हैं। ओके, इनके लिए समस्या है ओजोन परत में छेद होना, कि ओजोन परत में छेद हो गया है।
और इनके लिए समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। जैसे जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो जो ग्लेशियर्स होंगे वो मेल्ट होंगे। ओके, मेल्ट होंगे तो जो समुद्र के पास वाले देश है जैसे मालदीव वगैरह, ये लोग तो डूब ही जाएंगे, राइट। तो इनके लिए जो वैश्विक ताप वृद्धि है ये ज़्यादा बड़ी समस्या है। ओके, विकास करना इनके लिए इतना ज़्यादा बड़ी समस्या वाली बात नहीं है क्योंकि ये लोग तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये कंट्रीज़ जो हैं इनके आगे समस्या है अपना विकास करना। फिर इनको ये भी देखना है कि पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचे, तो ऐसे करके इनकी समस्याएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निश्चित हुए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए थे। एजेंडा 21 आप लोग 10th में आई होप इसे अच्छे से पढ़ के आए होगे SST में। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा 10th क्लास में। वो कहते हैं कि विकास इस तरीके से किया जाए कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और जो भी रिसोर्सेज आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रहें। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम टिकाऊ विकास कहते हैं या फिर सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। ओके, तो इस सम्मेलन में ये बात बोली गई थी एजेंडा 21 में। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल किस प्रकार किया जाए। कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 जो है इसका झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने की जगह ना आर्थिक विकास की ओर ज़्यादा है। अगला टॉपिक है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। तो विश्व की साझी संपदा मतलब आप क्या समझते हो? तो विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा का मतलब होता है, देखो साझी मतलब होता है शेयर्ड, यानी कि जिसे सब लोग शेयर करते हो। ठीक है, किसी एक की ना हो, जो वो थोड़ी थोड़ी सबकी हो, उसे बोलते हैं हम साझी संपदा यानी कि प्रॉपर्टी। ओके, तो यानी कि वो किसी एक की नहीं है, वो सबकी थोड़ी थोड़ी, तो वो शेयर्ड, एक तरीके से शेयर्ड संपदा है वो। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। अब आप देखो, आपका पेन अपना होगा, ठीक है, आपकी कार अपनी होगी, आपकी स्कूटी अपनी होगी, आपका घर अपना होगा, लेकिन क्या स्कूल आपका अपना होता है? नहीं ना। स्कूल हमारा किसी एक बच्चे का नहीं हो सकता। ठीक है, स्कूल एक पूरी कम्युनिटी का होता है, उसके स्टूडेंट्स का होता है, उसके स्टाफ का होता है। ऐसे ही सड़क किसी एक की नहीं है, सड़क पे सब चल सकते हैं। हॉस्पिटल किसी एक का नहीं होता। जो घर में हम लोग, जो किचन होता है, जो चूल्हा होता है, वो किसी एक का नहीं होता, वो उसे सब यूज़ करते हैं। ठीक है, चारागाह भी ऐसे ही, मैदान भी किसी एक का नहीं होता। ऐसे ही कुएं में से भी पानी सब लोग लेते हैं, वो किसी एक का नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे ही नदियों का जो जल होता है वो भी किसी एक का नहीं होता। ये सारे शेयर्ड रिसोर्सेज हो जाते हैं। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्र अधिकार से बाहर होते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती, कुछ हिस्से, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि किसी एक देश के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो सबके थोड़े थोड़े होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर यानी शेयर्ड तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि किसी एक देश की वो चीज़ नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की है। ठीक है, तो सारे देशों को या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी कि पूरे वर्ल्ड को उसका रखरखाव करना चाहिए। इन्हें वैश्विक संपदा, ठीक है, ये जो साझी संपदा है इन्हें वैश्विक संपदा भी कहा जाता है या फिर मानवता की साझी विरासत भी कहा जाता है। जैसे कि वायुमंडल, अंटार्कटिका, ये किसी एक के थोड़ी हैं। ठीक है, बाहरी अंतरिक्ष हो गया, समुद्री सतह। आपने 10th में पढ़ा होगा कि ये जो हमारा इंडिया है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, कि ये जो हमारा इंडिया है
ठीक है। यहाँ ये पूरा यहाँ पे सी से घिरा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो 12 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है, 12 समुद्री मील, यहाँ तक का जो समुद्र है वो हमारा है, इंडिया का। लेकिन उसके बाहर का जो उसके जो बाकी का समुद्र बच जाता है वो इंडिया का नहीं है, ना ही किसी और कंट्री का है। तो यही बोला जा रहा है कि ये चीज़ें किसी एक देश की नहीं होती है और इनका रखरखाव सबको करना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। अब देखो, वैश्विक संपदा की हमें सुरक्षा करनी है, ठीक है, उसको हमें बचाना है, पर इस पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना, सब देशों को एक साथ लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब देशों की अपनी अपनी राय होती है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते होते हैं। कौन कौन से समझौते होते हैं वो, एक तो ये वाला, ये जो मैंने आपको टेबल में बना के दिखाया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका मैचिंग वगैरह में पूछा जाता है। और मैचिंग में कोई आ जाता है ना क्वेश्चन, तो हमारे लिए एक तरीके से अच्छा ही होता है, क्योंकि अगर हमें एक या दो आते हो तो वो हम अपने आप फिर हमारा अपने आप हो जाता है वो MCQ में। तो ये आगे पीछे अरेंज करके दे देते हैं और बोलते हैं कि इसे आप लोग सही ऑर्डर में अरेंज करो। देखो, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। 1959 में अंटार्कटिका संधि हुई, वहीं 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ, 1991 में अंटार्कटिका पर्यावरण न्याय आचार साइन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। साझी यानी कि शेयर्ड, यानी कि जो सबकी है। साझी वो चीज़ सबकी है लेकिन सबकी अलग अलग जिम्मेदारी हैं। ओके, पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मामले पर इस रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, USA जैसी कंट्रीज़ है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो कहती हैं कि हम तो इसी कंडीशन पर चर्चा करेंगे कि पर्यावरण जिस कंडीशन में आज मौजूद है ना, हम तो उसी को देखकर बात करेंगे। ठीक है, ये लोग ये नहीं कहते कि हमने ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है तो हम उसकी ज़्यादा भरपाई करेंगे। ये लोग कहते हैं कि नहीं, सबकी सेम जिम्मेदारियां होनी चाहिए, सबको सेम तरीके से पर्यावरण को बचाना है। ये देश चाहते हैं पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी के नुकसान अधिकांशतया विकसित देश के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं उनका कहना है कि उत्तरी गोलार्ध के देशों ने अपना औद्योगिक विकास किया, ठीक है, इस वजह से जो इन्वायरमेंट है, तो ऐसे जो नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं, जो उत्तरी गोलार्ध की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो पर्यावरण को लेकर उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। ठीक है, इसलिए इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी इनको ज़्यादा उठानी चाहिए। विकासशील देशों का अपना विकासशील देश जो हैं, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, इनको क्या करना है, इनको अपना विकास भी करना है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि हम पर ज़्यादा प्रतिबंध, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाएं। सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, रियो सम्मेलन, इसके काफ़ी सारे नाम हैं। ठीक है, जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में यह तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। तो ये जो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर को लेके। 6 नंबर के क्वेश्चन में ये लगभग हर बार पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। यानी कि तो अब आपको समझ आ गया होगा इसमें कि साझी यानी कि कोई चीज़ शेयर्ड है, किसी एक कंट्री की नहीं है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध वाले कहते हैं कि जो पर्यावरण जिस कंडीशन में आज मौजूद है हम तो उसी को लेकर बात करेंगे, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं वो कहते हैं कि आपने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो उत्तरी गोलार्ध वालों आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है पर्यावरण को लेकर। और
दक्षिणी गोलार्ध पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको अपना आर्थिक विकास भी करना है। तो यही बात को पृथ्वी सम्मेलन में मान लिया गया था और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। ऐसे ही फिर जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में हुआ था। इसमें ये जो संधि है इसको स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस ये जो हुआ था फ्रेमवर्क, इसमें ये बात हुई थी। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत हैं कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। यह भी बात मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन किया है, जबकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन काफ़ी कम है उन लोगों से, उत्तरी गोलार्ध वालों से। इस कारण जो चाइना, भारत और अन्य विकासशील देश हैं, इनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया। अब क्योटो प्रोटोकॉल है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, राइट? तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है, एक इंटरनेशनल लेवल पर हुआ एक समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। तो ये देखो, ये है जापान, ओके, ये जापान है। यहाँ पे क्योटो नाम की एक जगह थी, ओके, क्योटो नाम की एक जगह थी और यहाँ पे ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि में इनकी कोई ना कोई भूमिका ज़रूर है। तो ये कुछ गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाती हैं ये, ठीक है। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी, ओके। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांतों को तय किए गए थे, कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति बनी थी। नेक्स्ट टॉपिक है साझी संपदा। साझी संपदा तो मैंने आपको बता ही दी थी। साझी मतलब शेयर्ड, यानी कि जो किसी एक की नहीं होती है। संपदा यानी कि प्रॉपर्टी, ओके। साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा संप्रदाय नहीं है, ये संपदा है जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व होता है, यानी कि जो किसी एक की नहीं होती है लेकिन उस पर सबका हक होता है, वो सबका थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार, ठीक है, समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे, ओके। यानी कि ये जो संपदा है ये किसी एक की नहीं, सबकी है, तो सबकी जिम्मेदारी इस पर थोड़ी थोड़ी बनती है और इसका जो मैनेजमेंट है इस पर भी सबको अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देना होगा सबको, ठीक है, सबकी जिम्मेदारी बनती है इस पर। एग्जाम्पल है, सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों के अधिकार और उत्तरदायित्व किए गए हैं। राजकीय स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रखरखाव और उपभोग की का ठीक ठाक उदाहरण है। तो हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में कुछ वन होते हैं। तो हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया में
जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा पावर होती है। ओके, तो कुछ लोगों का मानना होता है कि कुछ स्पेसिफिक पेड़ों को नहीं काटना है, ठीक है, उनमें देवी देवता का वास है, इसलिए वो उन्हें नहीं काटते हैं, तो इस वजह से पेड़ों को नहीं काटा जाता है। तो ऐसी ये चीज़ भारत में देखने उनको मिलते हैं, जिन्हें पावन वन प्रांतर बोला जाता है। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतर का प्रबंधन परंपरा अनुसार ग्रामीण समुदाय द्वारा किया जाता है, और इनका प्रबंधन कौन करता है? जो मेनली गांव के लोग होते हैं, यही इसका मैनेजमेंट करते हैं, इसका रखरखाव करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, बॉक्स का टॉपिक है ये। ओके, तो बहुत से पुराने समाज में धार्मिक कर्म से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। ओके, भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर इस चलन के सुंदर उदाहरण है। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है। इन स्थानों पर देवता या फिर किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता है, ठीक है, इस वजह से उनको काटा नहीं जाता। इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। ओके, पावन वन प्रांतर और देवस्थान इन नामों से जाने जाते हैं। और जो इंडिया है, इसके देश भर की भाषाओं, सबकी भाषाएं अलग अलग है, तो अलग अलग रीजन्स में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान में वानी, केकड़ी, औरान, ठीक है, झारखंड में जहेरा, थान, सरना, मेघालय में लिंग दो नाम से जाना जाता है, केरल में काव, उत्तराखंड में थान या फिर देवभूमि बोला जाता है इसको, महाराष्ट्र में देवरहितेश बोला जाता है। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। अब पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है, उसको ज़रा देख लेते हैं। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 का समझौता है, इस पे भारत 2002 में शामिल होता है, ठीक है, वो हस्ताक्षर करता है अपना और इसमें जुड़ जाता है। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चाइना जैसी जो कंट्रीज़ हैं, ये भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति ही आगे निकलती नजर आएंगी, ठीक है, यानी कि ये भी एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर लेंगे। फिर 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों के बीच बैठक होती है। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में केवल नाम मात्र की है। वहीं भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी डेवलप्ड कंट्रीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसी गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का, और इसी वजह से पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस बात को जोर देकर कहा गया कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास की है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध की कंट्रीज़ हैं, इनकी जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, इनका प्रायोरिटी है अपना विकास करना है, पहले इनको अपना विकास करना है, फिर साथ ही साथ इनको पर्यावरण के जो मसले हैं उन पर भी ध्यान देना है। भारत पर इस तरह की बाध्यता इसलिए जो इंडिया है उस पर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाना उचित नहीं है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद सन 2000 की औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। ओके, 2000 तक हम देखें अगर, तो भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था, और अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक ये बढ़कर 1.6 टन हो जाएगा, ठीक है, और जो कि इतना ज़्यादा तो फिर भी नहीं हो पाएगा जितना कि आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज़ का है।
भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण संबंधित वैश्विक प्रयास। तो भारत सरकार ने क्या क्या किया है विभिन्न कार्यक्रमों में, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित उन्होंने कुछ जो भी पर्यावरण के मसले हैं उसे भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण संबंधित वैश्विक प्रयास। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को लेके कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं, ठीक है, कुछ कार्यक्रम उनके हैं, वो अब हम पढ़ लेते हैं। भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया है। वहीं 2001 में देखें तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसमें ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा कारगर इस्तेमाल करने की पहलकदमी की गई थी। 2003 में देखें तो बिजली अधिनियम पारित हुआ था। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। ओके, प्राकृतिक गैस की आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा देने की बात की गई थी, ठीक है, इसकी प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा था। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को भी अनुमोदित किया था। वहीं भारत में पृथ्वी सम्मेलन के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन हुआ था 1997 में। विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। ओके, भारत का मानना है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराए, क्योंकि वो लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी को अचीव कर सकें, ठीक है। तो विकसित देशों को उनकी हेल्प करनी चाहिए उस टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए, तो भारत का ये मानना है। लेकिन ऐसा कुछ प्रौद्योगिकी देने में, ठीक है, ऐसी कोई देखा नहीं गया है, लेकिन प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। भारत का यह भी मानना है कि दक्षिण सार्क जो कि हम चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया में पढ़कर आए हैं, वो वाली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसी कंट्रीज़, ये सारी कंट्रीज़ क्या करें, मिलकर आवाज़ उठाएं, ठीक है, वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाएं ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ वजनी हो सके, यानी कि इस क्षेत्र की बात मानी जा सके। अगला टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्टेप्स लिए वो तो हम देख चुके हैं, लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनज़र कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकारों की तरफ से नहीं हुई है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं की है, बल्कि विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। और इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। दक्षिणी देशों में जैसे कि मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत, इन सब में वन आंदोलन चले हैं और 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाई जा रही है। लेकिन फिर भी तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई चल रही है, क्योंकि जो तीसरे दुनिया के देश है वो नव स्वतंत्र देश है। क्यों? क्योंकि उनको अपना विकास करना है और विकास करना है, तो इस वजह से उनमें डिफॉरेस्टेशन दबा के चल रहा है। खनिज उद्योगों की आलोचना क्यों? अब देखो, खनिज उद्योगों जो होते हैं उनकी आलोचना होती है, क्यों? क्योंकि जब खनिज जो होता है वो धरती में से निकाला जा रहा होता है, तो उसके लिए खनन करना पड़ता है और खनन से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है।
खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। तो इस वजह से जो खनिज उद्योग हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है, उनसे वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल एरोजन होता है, तो इस वजह से सब क्या होता है, खनिज उद्योगों की आलोचना की जाती है। और फिर जब ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो लोगों को विस्थापित भी होना पड़ता है। कई बातों के साथ इस तरह से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है। जैसे कि हम अगर देखें तो ये अब कुछ इम्पोर्टेंट MCQs आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। फिलीपींस में कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का, और ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी और ऑस्ट्रेलिया में भी इसका विरोध हो रहा था। और किसने किया था? ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों ने इसका विरोध किया था। क्यों किया था? अपने बुनियादी अधिकारों के लिए विरोध किया था। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ भी चलाए गए हैं। 1980 के दशक में अगर हम देखें तो इसके शुरुआत में और मिड में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन चला था। और वो कहाँ चला था? वो दक्षिणी गोलार्ध में चला था। ऑस्ट्रेलिया में चला आंदोलन ये फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। यह वन और विजन, तो ये जो आंदोलन था ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं था कि ये वनों को बचाने के लिए था, ये एक बांध विरोधी आंदोलन भी था। तो फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चाइना तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी हुई है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। जैसे आपने हमारा बहुत फेमस आंदोलन देखा होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी हैं, क्योंकि ये सब नॉन वायलेंस पर आधारित थे। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों की भू राजनीति। अब संसाधनों की भू राजनीति यानी कि राजनीति में संसाधनों के लिए एक तरीके से लड़ाई झगड़ा चलना, एक हड़प, एक होड़ लगी रहना। तो संसाधनों की भू राजनीति के टॉपिक में इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। तो किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे हासिल होता है, संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। संसाधनों की भू राजनीति में इमारती लकड़ी, तेल भंडार तथा जल जैसे संसाधन आ जाते हैं। ओके, पेट्रोलियम जैसे ये सब क्या, ये संसाधनों की भू राजनीति में ये सारे संसाधन आ जाते हैं। और 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही थी। ओके, तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी। अब तेल, जिस भी देश के पास तेल होगा वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगा, बहुत ज़्यादा समृद्ध होगा, बहुत ज़्यादा वो अमीर देश होगा। क्योंकि तेल को बेचने से जो मतलब व्यापार करके जो भी होता है, तो तेल को जब भी व्यापार किया जाता है उसका, तो फिर उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है, काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीति में संघर्ष छिड़ता है। पेट्रोलियम का इतिहास जो है वो युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है। और ये बात पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे सब ज़्यादा है। पश्चिम एशिया, खास करके जो खाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% है। इसी कारण यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी आपूर्ति कर सकता है। अब ये कुछ 1 मार्कर्स हैं, आपको बहुत ध्यान देना है इन पे। जो सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब, तो सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा है, ठीक है।
और सऊदी अरब जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक की अगर हम बात करें तो वो सेकंड नंबर पे आता है, और इराक के बड़े हिस्से पे तो मतलब खोज हुई भी नहीं है कि वहाँ पे पूरा अच्छे से छानबीन भी नहीं हुई कि वहाँ पे कितना तेल है। अगर खोज हो गई तो हो सकता है कि इराक फर्स्ट नंबर पे आ जाए। ये देखो मैं यहाँ मैप लेकर आई हूँ, इसमें यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा होगा, ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सऊदी अरब, ठीक है, और यहाँ पे आपको इराक दिख रहा होगा। तो सऊदी अरब जो है ये क्या है, ये इसके पास सबसे ज़्यादा तेल के भंडार हैं, और सेकंड नंबर पे फिर आता है इराक। और अगर इराक में आगे खोज हुई तो हो सकता है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत है, लेकिन ये लोग जो है इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूर है। विश्व राजनीति में पानी पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी तक नहीं मिलता है, ठीक है। साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। देखो, पहली बात तो कहीं पे साफ पानी तक नहीं है, ठीक है, और जहाँ पे है भी तो उनको कदर नहीं है। और ऐसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी नहीं है कि सब जगह थोड़ा थोड़ा हो, कहीं पे तो है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। इस कारण संभावना है कि सार्वजनिक जल संसाधन को लेकर पैदा उसकी गुणवत्ता घटेगी। और देखो, एक बात और भी बोली जाती है कि तीसरा विश्व युद्ध जो होएगा वो पानी को लेकर होएगा। स्टूडेंट्स, ये मैं एक लेकर आई हूँ कार्टून आपके लिए। ये कार्टून जो है ये आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है कि लैंड तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखा रखा है, ठीक है, लेकिन पानी की कमी दिखा रखी है। जबकि हम जानते हैं कि पानी जो है हमारे पास, पानी हमारा ज़्यादा होता है और लैंड कम होता है, पर यहाँ पे पानी की जो है वो कमी दिखा रखी है, आपको दिख रहा होगा। और इस पे यहाँ पे देखोगे बॉटल पे H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरे बॉटल जो है इस पे वर्ल्ड मैप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे H2O लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हो तो H2O काफ़ी कम दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दिखाना चाहते हैं इस कार्टून में? इस कार्टून में ज़मीन ज़्यादा दिखा रखी है और पानी कम दिखा रखा है। तो ये जो कार्टूनिस्ट है वो ये बताना चाहते हैं कि पीने के पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। बहुत से लोगों को स्वच्छ जल, पीने का पानी साफ़ नहीं मिलता है, ठीक है। लोग गंदा पानी पीते हैं और गंदा पानी पीने से ऑब्वियसली फिर काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती है। हमारे पास पानी देखो, पानी तो देखो हमारे पास बहुत है। आप देखोगे पानी तो इतना ज़्यादा है, मतलब पूरी रोड्स भी पानी से भरी रहती है, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे पास कौन से पानी की कमी है? हमारे पास पीने के पानी की कमी हो रही है। ये देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि हमारे पास पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पीने का पानी हमारे पास नहीं है। पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। देश के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाना या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। एग्जाम्पल हम लें तो 1950 और 1960 के दशक में इज़राइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच संघर्ष होता है। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुख नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। वहीं हम देखें तो और तुर्की, सीरिया और इराक के बीच भी फ़रात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर संघर्ष हुआ था। और बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं, ठीक है, ये पानी को लेकर। क्योंकि नदियाँ होती हैं, नदी जो होती हैं वो वहाँ पे शेयर कर रही होती है कंट्रीज नदी के जल को, इस वजह से वहाँ पे लड़ाई भी हो जाती है। अगला टॉपिक है मूलवासी इंडिजीनियस पीपल और उनके अधिकार। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 6 मार्कर में अक्सर पूछ लिया जाता है। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में उनकी एक शुरुआती परिभाषा दी। अब 1982 में यूएनओ ने मूलवासियों की एक परिभाषा दी है। उन्होंने ऐसे लोगों को मूलवासी बोला है जो
ऐसे लोगों का वंशज बताया गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जनजाति मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अपने अधीन बना लिया। देखो, ऐसे तो हम भी इंडिया के हैं और इंडिया में यूरोपियंस आए और उन्होंने हमको अपना गुलाम बनाया, लेकिन यहाँ पे मूलवासी हम बात करने वाले हैं, बेसिकली आदिवासी लोगों की बात करने वाले हैं यहाँ पे हम। ओके, आगे चलते हैं। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश के संस्थानों के रूप में आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रीत रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक धैर्य पर जीवन यापन कर रहे हैं। देखो, विश्व आप देखोगे वर्ल्ड कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है, लोगों का रहन सहन, लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन जो मूलवासी लोग हैं इनका एक अपना सांस्कृतिक रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को ये लोग फॉलो करते हैं। बड़े ही सिंपल सोबर तरीके से ये लोग रहते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में लगभग 30 करोड़ मूल निवासी हैं। फिलीपींस के एलोरा में देखें हम तो 20 लाख मूलवासी हैं। चिले में मापुशे नामक जनजाति है, वहाँ पे 10 लाख मूलवासी हैं। और बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख मूलवासी हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में 3.5 लाख, पनामा नहर के पूर्व में कुनान नामक मूलवासी हैं 50,000, उत्तरी सोवियत में 10 लाख हैं। दूसरे सामाजिक आंदोलन की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं। अब देखो उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों आंदोलन करते हैं, वो क्यों आवाज़ उठाते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको जब भी कोई प्रोजेक्ट चलता है, बांध बनाया जा रहा है या जब भी कोई अर्बनाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनको उनकी जगह से विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, उनको फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है और जो उनकी जीवन शैली होती है उस पर भी इसका असर पड़ता है। वो सिंपल सोबर तरीके से जंगलों में वो खेती करते हैं। ठीक है, जितना उनको ज़रूरत होता है उतना ही वो लेते हैं। ये आप वो हिस्ट्री के चैप्टर में 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। तो यही उनके सामने प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इन्हें अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ता है। ठीक है, इन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। अब इनके पास भी तो राइट है कि ये लोग अच्छे से जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रहें, जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहें, जो काम करना चाहते हैं वैसे करें। ठीक है, बट ये लोग फिर वो वैसे नहीं कर पाते हैं, तो ये इनकी मेन प्रॉब्लम आ जाती है। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। भाई इनको भी बराबर के अधिकार चाहिए, इनको भी पूरा रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, इनको इनकी जगह से नहीं हटाना है। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहां इन्हें आदिवासी या फिर जनजाति बोला जाता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशनिया क्षेत्र के भेद से द्वितीय देश में हजारों सालों से पोलिनेशिया, ठीक है, मलेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। सरकारों से उनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। तो ये लोग ये मांग करते हैं कि इन्हें भी इनकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहिए। अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी करते हैं ये लोग। ठीक है, और अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम तो यहाँ अनंत काल से रहते आ रहे हैं। और भूमि की हानि का अर्थ है कि आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि, और यह मूल वासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, भूमि की हानि मतलब इनके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा। उसे राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब, जो जीने के लिए साधन ही ना हो। ठीक है, अब इनके पास भी राजनीतिक आज़ादी है। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तो इनको राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, इनके पास भी राजनीतिक आज़ादी है और ये भी सारी चीज़ों में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, इनको भी सारे राइट्स मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये उस राजनीतिक आज़ादी का क्या करें।
ठीक है। जब आप इनको इनकी जगह से ही हटा दोगे, जो इनकी जीवन यापन जिस जंगल से जीवन यापन करते हैं अपना, आप उन्हें इस जंगल से ही हटा दोगे, इनके जंगल काट दोगे। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या फिर आदिवासी शब्द का यूज किया जाता है, और ये कुल जनसंख्या का 8% है। भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। सदियों से यह लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी ज़मीन पर ये लोग खेती करते आ रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेज़ आ जाते हैं, ठीक है। ब्रिटानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों को सामना बाहरी लोगों से होता है और फिर वो लोग उन्हें उनकी जगह से हटा देते हैं। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, ठीक है, इनके पास राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है। देश के विकास का उन्हें ज़्यादा कोई लाभ नहीं है। अब देश का विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इनको क्या हो रहा है, इनको क्या लाभ हो रहा है उससे, इनका क्या हो रहा है, इनको तो बल्कि इनकी जगह से ही हटा दिया जा रहा है। आज़ादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए ना, उनमें सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी आबादी इन्हीं की है, और जो भारत में जो भी विकास हुआ है इन्होंने ही सबसे बड़ी उसकी कीमत चुकाई है। मूलवासी समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे, यानी कि राजनीति में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अभी मतलब रिसेंटली बात करना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले मतलब बहुत सालों तक तो इनको ये सारी बातें होती भी नहीं थी, आदिवासियों को लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनकी बातें नहीं हुआ करती थी। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। फिर 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा मिलता है। आदिवासियों के सरोकारों से संबद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया है। बस स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और आपको आगे कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बेल आइकन को दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर भी कर देना। देखो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में, और आप लोग इसे प्लीज़ शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।